हाँ तो भाई कैसे हो? स्कूल व्याख्याताओं, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और राजस्थान हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे भाई, समझ में आ रहा है क्या आपको? आपके एग्जाम में काफी टाइम है, काफी 8-9 महीने आराम से है। लेकिन होता अक्सर ये कि टाइम जितना ज्यादा होता है हम उतना ही डीले चलते हैं भाई। ये ह्यूमन बिहेवियर ही है, कह सकते हैं। 2-3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ काम करते हैं। या तो हमारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए, है ना, इसलिए हम किसी काम को करते हैं। या फिर दूसरा एक रीजन और हो सकता है कि हमें वो चीज पसंद है। पसंद होना भी एक प्रकार की मजबूरी ही है। तो ये दो रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम काम करते हैं। कोई भी XYZ, इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी काम को करना चाहेगा। या तो उसको पसंद है या वो उसकी मजबूरी है। मजबूरी में भी करेगा और पसंद है इसलिए भी करेगा। क्यों ना अपन इस मजबूरी को अपनी पसंद बना ले। कैसे बना सकते हैं भाई? मजबूरियां थोड़ी पसंद बन सकती है, बन सकती है। आपकी मजबूरी ये है कि आपकी एग्जाम है, तो आपकी मजबूरी को अगर मैं एग्जाम लिख दूं, इसको मैं आपकी पसंद कैसे बना सकता हूं? ना, मैं पसंद तो नहीं बना सकता इस एग्जाम में। लेकिन अगर आप सफल हुए तो आप क्या बनेंगे? स्कूल लेक्चरर बनेंगे, है ना। ये आप बन गए, बताइए भाई आपको अगर ये आप बन जाते हो तो उससे फायदा क्या है? सैलरी आएगी आपके मंथली, है ये फायदा है क्या? नहीं भाई, ये तो फायदा है, चलो मान लेते हैं। आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है ना, मैं कुछ बन गई हूं, मैं कुछ बन गया हूं। साथ साथ में रोज आप बच्चों को जब पढ़ाओगे तो बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सर बोलेंगे, मैम बोलेंगे, जो भी आप हैं उस हिसाब से। और साथ ही साथ में आपकी भी एक पहचान होगी कि भाई ये नहीं कह सकते कि ये फलाने की पत्नी है, ये फलाने का पति है। भाई फ्यूचर में आप पति पत्नी तो बनोगे ना किसी न किसी के, तो किसी और की आइडेंटिटी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ये इसका एक बड़ा फायदा है। फिर मानो ना मानो, हमारे सरकार के जो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बिना किसी रीजन के क्या बोलते हैं उसको, जॉब से वो निकाला नहीं जाता। प्राइवेट जॉब में कभी भी निकाल सकते हैं, सैलरी कम कर सकते हैं, नेगेटिव जो होता है ना, सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट कर सकते हैं भैया। लेकिन सरकारी नौकरी में कभी नहीं ऐसा होता है। तो एक प्रकार से अगर मैं ये कहूं, कुछ भी ना आए, भले 50-60 हजार रुपए आए महीने के, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है कि लाइफ में, है ना, गवर्नमेंट जॉब तो ले ली उसके बाद में कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसा करना नहीं है। तो मैंने आपके चेहरे पे एक छोटी सी चमक ला दी होगी कि भाई हम जब एग्जाम पास कर लेंगे तो हम क्या बनेंगे, हमारी आफ्टर लाइफ क्या होगी। तो मैंने आपको आपकी एग्जाम क्या बना दी, एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपकी पसंद बना दी। अब आपके पास दो रीजन है पढ़ने के। मजबूरी है आपकी कि आपकी एग्जाम है, और दूसरी बात पसंद है कि उसका रिजल्ट के बाद में जो आपकी लाइफ होगी, भाई कितनी बड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है, जीवन भर की टेंशन खत्म हो जाती है। कम से कम इतने रुपए तो आएंगे ही आएंगे मंथली। अब और मैं आगे मेरी लाइफ में क्या कर सकता हूं, कर सकती हूं। संविधान हमें हमेशा ये सिखाता है, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखा गया है वो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल लेक्चरर बन गया, तो मेरी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि बस आप तो लाइफ में गंगा नहा लिए, कुछ नहीं चाहिए ना, और आगे बढ़े। ऐसा संविधान हमें मतलब शिक्षा देता है। तो इतना मतलब शानदार संविधान है, वो इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। खैर, तो मेरा आपको बस ये समझाना था कि एग्जाम का टाइम अगर दूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके, है ना, रफ्तार जो है वो बिल्कुल ही ना हो गई, हल्के में लो। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपने हिसाब से देखता है। आप में से कुछ एक तो ऐसे होंगे जो टेबल चेयर पे बैठे भी नहीं है, बेड पे बैठा है कोई, तो किसी के तो हाथ में ऐसे दोनों, मतलब बोलते ना, दो हाथ से फोन पकड़ के चला रहा होगा, कोई लेट के देख रहा होगा ऐसे ना, कृष्ण कन्हैया बन के टेढ़ा आराम से। तो ये थोड़ी सी मजबूरियां हैं, इसका तो आपको वो बोलते ना संज्ञान ही लेना पड़ेगा, खुद से ही इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। मैं तो भाई देख नहीं सकता। भाई आपके घर पे कैमरे लगवा दें क्या सबके पढ़ते टाइम पे, या फिर लाइव क्लास ले लें उन पे, क्या बोलते हैं उनको, गूगल मीट हो गए, ये फलाने ढीकने। तो भाई देखो, खुद से ईमानदार बनना है आपको। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है ना, तो आपको स्वयं से ईमानदार तो बनना ही पड़ेगा। हम क्या कर रहे थे, क्रांति की बात कर रहे थे, 1857 की क्रांति की, है ना। 1857 की क्रांति में मैंने क्या कहा, क्रांति और आंदोलन में सबसे बड़ा फर्क बताया था सबसे पहले आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्रांति जो है हम इसको कुछ एक चरण में पढ़ेंगे, कारण क्या था, इसके बाद में इसके परिणाम क्या है, और साथ ही साथ में ये क्रांति कैसे घट रही थी, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। तो हमने कारण लिखे थे भाई सबसे पहले, और कारण में भी मुझे जहां तक याद है, मेरी मेमोरी अगर शार्प है थोड़ी बहुत,
तो मैंने आपको राजनीतिक कारण बता दिए थे, पॉलिटिकल कॉजेस बता दिए थे। क्या बताए थे मैंने? राजनीतिक कारण, यानी कि राजनीति, राजा जो है उसकी प्रजा के साथ में, या फिर राजा कैसे राज्य संभालता है, उस चीज में कभी भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा अंग्रेजों ने बोला था। उनको किस चीज में हस्तक्षेप करना है? खाली और खाली विदेशी मामले। विदेशी मामले कौन से हो सकते हैं? व्यापार हो सकता है, युद्ध हो सकता है ना, या सुरक्षा हो सकती है भाई, तीनों चीजें हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें क्या आएंगी? विदेशी मामलों के अंदर आएगी भाई। किसी से व्यापार करना हो, किसी से युद्ध करना हो, या कोई अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उससे सुरक्षा कौन दिलाएगा आपको? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने करी। आपको वो चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि अंग्रेजों का राजस्थान के अंदर आगमन हुआ तो क्यों हुआ, है ना? तो आप समझदार हैं। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट कोर्स को पढ़ेंगे। क्या मैं पॉलिटिकल कोर्स को एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं? तो इन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल एजेंट्स जो होते थे इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते थे। भाई किसको मंत्री बनाना है, किसको हटाना है, किसकी ना चापलूसी करनी है और किसकी बुराई करनी है, ये सारी की सारी चीजें करते थे। साथ ही साथ में नया राजा कौन बनेगा इसका हक उनको बिल्कुल नहीं है। या तो हक राजा को है या उनकी प्रजा को है, तो वो हक भी उनको इतना मतलब ढंग से मिल नहीं रखा था। मतलब ऑल्दो हक उन्हीं के हाथ में था, लेकिन हम भी क्या करते हैं, हमसे जो समझदार दिखता है, ढंग का दिखता है, सोना दिखता है, हम उससे सजेशन ले ही लेते हैं। फिर अगर किसी को आप उंगली पकड़ाओगे तो वो हाथ पकड़ेगा, है ना? तो पॉलिटिकल एजेंट्स जो है वो क्या करते थे, एक सेकंड रुकना भाई। तो पॉलिटिकल एजेंट्स जो है इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते थे। साथ साथ में हमने देखा था कि कैसे धौलपुर बना, कैसे टोंक बना और कैसे झालावाड़ बना। भाई अलग अलग रियासतें बना दी, जबकि हर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धौलपुर नहीं बनेगा। वो जो भी एरिया है सिंधिया के हाथ में जो भी है वो किसको मिल जाएगा वापस? उनको नेटिव लोगों को मिल जाएगा, भले भरतपुर को मिले, अलवर को मिले, नई रियासत थोड़ी बना देंगे। या फिर टोंक वाला सीन भी ऐसे हुआ था, जयपुर वालों को लगा हमें मिलेगा, मतलब ये टोंक वाला एरिया, मेवाड़ वालों को लगा हमें मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमीर खां को क्या बना दिया, नया राजा बना दिया, एक नई रियासत बना दी टोंक, और साथ ही साथ में झालावाड़ बना दिया। इनकी ईयर जरूर याद रख लेना भाई, हल्के में मत लेना। इतनी सी बात है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो आगे हम चल लेते हैं सेकेंड रीजन पे। तो अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, नोटबुक तो डालते हो क्या फेयर या रफ में चल रहा है? हम चल लेते हैं सॉरी सेकेंड रीजन जिसकी मैं ना देखो, चलिए मैं आपको एक अथॉरिटी देता हूं, आप हो जज। मैं बार बार मैं आपको प्रूव करूंगा कि हाँ जज साहब बताइए, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ के लोगों को, वो क्रांति करेंगे कि नहीं करेंगे अंग्रेजों की ऐसी ऐसी हरकतों पे। तो देखते हैं, चलिए आप कैसा जज करते हैं मुझे। दूसरा कारण लिखिए भाई जज साहब, इकोनॉमिक रीजंस या इकोनॉमिक कॉजेस, जो भी आपने लिख रखा है, कॉज तो कॉज लिख लेना, रीजन है तो रीजन लिख लेना। इकोनॉमिक रीजन या फिर आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, सही है भाई, नाम से कुछ तो स्पष्ट है, क्या बोलते उसको, स्पष्ट हो रहा है भाई। तो देखो मेरी बात सुनना, अंग्रेज यहाँ पे क्यों आए थे? अंग्रेजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया को जितना ज्यादा लूट सके, है ना? उनकी तो अगर बस चलता ना तो वो हमें कभी आजाद करते ही नहीं। उनको पता नहीं है कि हम जिस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराने का मतलब हर प्रकार की सर्विस, मैनेजमेंट में हम शानदार, है ना, किसी भी सिस्टम को संभालने में हम शानदार, और जैसे ये पढ़ाने टीचिंग कराने के अंदर भी हम सारे के सारे शानदार, और क्या बोलते हैं उसको, सेवा, एक प्रकार से सर्विस का मतलब सेवा ही होता है, किसी भी प्रकार की सेवा, भले पढ़ाने लिखाने की हो, किसी कंप्यूटर पे वर्क करने की हो, उन सारी चीजों में इतने बड़े बड़े एक्टिव लोग हैं भाई, 10-10 हजार की नौकरी के ऊपर भी, मतलब सैलरी के ऊपर भी नौकरी करने के लिए तैयार है। तो इतने ज्यादा लोग हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, उनको क्यों कोई छोड़ेगा, क्यों आजाद करेगा हमें? लेकिन आजाद करना पड़ गया, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मजबूरी है, वो बाद की बात है। लेकिन इकोनॉमिक कारण के अंदर सबसे बड़ा एक कारण ये है कि अंग्रेजों को हमसे क्या चाहिए था? पैसा, पैसा चाहिए था। अब उन्होंने जयपुर के राजा से क्यों दोस्ती करी भाई? वहां पे अपनी सेना खड़ी कर दी, हर रियासत के साथ में यही सीन होगा, वहां पे सेना खड़ी कर दी। सेना खड़ा करने के पीछे दो रीजन थे, एक तो जयपुर के ऊपर कंट्रोल, आप जयपुर के राजा है, मैं आपको आके बोलता हूं कि भाई अब से आपके जितने भी युद्ध होंगे वो मेरी सेना संभालेगी, आपको बस इतना सा करना है, मेरी सेना को रहने के लिए जगह और उनकी तनख्वाह, बस दो ही चीज दे देना। आप तो बहुत राजी हो गए कि यार ना तो इनको संभालना है, ना रिक्रूटमेंट करना है, ढंग के लोग लाने की नहीं लाने, मेरे को तो बस पैसा फेंकना, तमाशा देखना है।
इतनी चीज तो मैं कर दूंगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस चीज की वजह से जिसके हाथ में सेना होती है वो ही कंट्रोल करता है। राजा क्या है, अकेला, उसकी सेना उसके साथ में नहीं होगी तो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो सारा का सारा तो हाथ मतलब मेन जो बोलते हैं ब्रिटिशर्स चला रहे हैं जयपुर को। ऐसे ही मेवाड़ के अंदर, ऐसे ही जोधपुर के अंदर, हर जगह पे। एक चीज तो ये हुई। अब दूसरी, इनके पास में, अंग्रेजों के पास में एक बढ़िया तरीका है। बोल देंगे कि यार सेना को ना 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं मंथली, जो हमारी पूरी सेना को आप देते हो, इस बार आपको 1.5 लाख देने पड़ेंगे। क्यों भाई? देखो इनका खर्चा लग जाता है। पिछली बार ऐसे युद्ध हो गया था तो जबरदस्ती युद्ध करने भी चले गए थे। मैंने आपको कितना समझाया था मेवाड़ वालों से मत लड़ा करो, लेकिन फिर भी आपने लड़ाई करी, जबरदस्ती मेरे कहे बिना सेना भेज दी। सेना के कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ है, गोला बारूद वेस्ट हुआ है, भाई थोड़ा तो पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अभी राजा मना नहीं कर सकता। राजा वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाएगा? राजा वो सारा का सारा पैसा डालेगा या तो सामंतों पे, या फिर वो डाल देगा डायरेक्ट खेती कर रहे किसानों पे। तो होगा क्या, देखते हैं चलिए। और भी अगर मैं इसको बेहतरीन तरीके से मैं बताऊं, इकोनॉमी के 3 पिलर अगर मैं कहूं, एक तो है एग्रीकल्चर, खेती, है ना। एक है इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया के अंदर आज भी इतनी भयंकर तरीके से डेवलप हुई नहीं। वो तीसरी है सर्विस। किसी भी इकोनॉमी के डेवलप होने के 3 पिलर होते हैं, उनका सीक्वेंस भी यही होता है। सबसे पहले खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी से लोग शिफ्ट हुए थे इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज के बाद में वो सर्विस यानी कि सेवाएं प्रदान करना, है ना। आईटी कंपनी हो गई, कंपनियां क्या करती हैं, जो आपके डेटा रिकॉर्ड करती है। बैंक भी एक प्रकार की सेवा है भाई, है ना। तो ये सर्विस वाली जो जॉब्स हो गई वो सारी की सारी। तो अब क्या करा गया, जब अंग्रेजों को पैसों की और ज्यादा दिक्कत मतलब जरूरत हुई, उनका तो लालच बढ़ने वाला है, खत्म तो होने वाला नहीं। तो एग्रीकल्चर वालों के साथ में क्या किया जा सकता है, या तो उन्होंने जो भी अनाज उगाया है वो मांग लो उनसे, वो छीना जा सकता है। या फिर वो जिन भी भूमि पे काम कर रहे हैं है तो वो सरकार की यानी कि राजा की, तो राजा उन पे क्या कर सकता है, टैक्स बढ़ा सकता है, यानी कि लैंड रेवेन्यू है वो करा जा सकता है। और अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जा सकते हैं, सिंगोटी कर हो गया, खिचड़ी हो गया, ये अलग अलग चीजें वो किसान आंदोलन के अंदर हम देखेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें तो एग्रीकल्चर वालों के साथ में कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज हमारे पास में ले दे के थी भी नहीं। पहली चीज तो ये, जो भी थी हमारे पास में तो क्या थी, हस्तकला थी भाई। कोई अगर कुम्हार है तो वो शानदार मटके बना देगा, दिए बना देगा, तुराही बना देगा, है ना, गुल्लक बना देगा, जो भी उसको आता है वो चीजें बना देगा। कोई अगर छोटा मोटा दर्जी है तो उसको जैसी भी सिलाई करनी आती है सिलाई कर देगा। कोई अगर कोई बुनकर है तो वो कपड़े बुन देगा, है ना। काश्तकार है तो वो कपड़े बना देगा। ऐसी चीजें क्या करती थी, हमारे हाथ में क्या थे, सिर्फ और सिर्फ हाथों से बने हुए मतलब हैंडमेड जो मटेरियल है, जिसको बोलते हैं गुड्स, वस्तु को इंग्लिश में गुड्स कह सकते हैं, वो सारी की सारी गुड्स बना सकते थे हम हाथों से। अब एक चीज सोचना, हाथ वाले गुड्स इतने ज्यादा, देखो कितने भले कह दो आर्टिस्ट, कितने आर्टिस्ट हो, मशीन की कंपैरिजन करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है ना। अगर मैं हाथ से कोई कपड़ा बनाता हूं, गारंटी है कहीं ना कहीं टांका हल्का फुल्का टेढ़ा जाएगा, भले वो 0.05 डिग्री ही टेढ़ा जाए, सीधा जाने की बजाय गलती होगी। या फिर हो सकता है मेरे से कोई टांका ऊंचा नीचा लग जाए, कोई बटन जो है साइड में, मतलब जो सीधी जो बटन लगनी चाहिए वो हल्की फुल्की टेढ़ी लग जाती है। ऐसी चीजें आती है ना। वो कमी कौन नहीं करती, वो चीजें सारी की सारी मशीनें नहीं करती हैं। तो मशीनें इससे एडवांस होती है। अब अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया भाई, मैं ऐसी चीज बता रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात। इंग्लैंड के अंदर हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। ये क्या भला है भाई, मैंने बोला ना एग्रीकल्चर से किसी भी देश की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पे ट्रांसफर होती है ज्यादा। फिर इंडस्ट्रीज का एक तरीके से ट्रेंड समझिए भाई, पहले माता पिता की इज्जत करते थे अब नहीं करते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना आजकल कम इज्जत करते हो, ये है वो है, मतलब बड़े बुजुर्गों की इज्जत कम करते हो, फिर एकदम ही करनी बंद कर दोगे, है कहाँ का बुड्ढा ये वो, सारी की सारी गालियां गलौज करना, इज्जत नहीं देना, वो सारी की सारी चीजें। वैसे ही इकोनॉमी जो होती है वो भी उसके 3 पिलर जो है ना, सबसे पहले खेतीबाड़ी स्टार्ट करी थी हमने। अब खेतीबाड़ी से पार पड़ नहीं रही थी, एक खेत के अंदर जरूरत है सिर्फ 2 लोगों की, लेकिन घर में 50, क्या करोगे, सारे के सारों को अगर लगाओगे तो एक जने की कमाई मान के चलना, ऐसे 1 रुपया 2 रुपया उस हिसाब से आती थी पहले। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि यार ये ना एक काम करेंगे, इसको इंडस्ट्री खोल देंगे, छोटा मोटा कोई कारखाना खोल देंगे, वहां पे व्यापार कर लेगा, है ना। एक प्रकार से धीरे धीरे मशीनें आनी स्टार्ट हो जाती है, और मशीनें आने के बाद में एडवांस मशीनें बढ़ती हैं, फिर वो सारी की सारी चीजें आप प्रोवाइड करवाते हो।
है ना, सर्विस प्रोवाइडिंग करते हो किसी को, आप जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एक प्रकार से ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये दुकानदार थोड़ी है भाई। दुकानदारों के पास में जो भी मटेरियल होता है और आप कस्टमर हो, जो भी आपको खरीदना है, उनके बीच में एक सर्विस देने का काम कर रहा है ये कौन, अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सारे के सारे। फेसबुक हो गया, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो शेयर कर पाते हो, आप कहां पे हो आज इस टाइम पे, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या भूचाल आ रहे हैं, है ना। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मेरा ना एक दोस्त है, उसके मतलब जानकारी में एक आदमी था, आदमी और उसकी वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों एक दूसरे से कोई नाराज हो गए थे भैया ना। तो वो मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, तो नाराज भी ऐसे हुए कि भाई वो बोल दिया होगा एक दूसरे को कुछ, वो सारी की सारी चीजें वो कहां पे शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ने फैसिलिटी दी है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, एक प्रकार की सर्विस तो प्रोवाइड करवा रहा है बेचारा, लेकिन वहां पे वो अपने इमोशंस शेयर करते हैं एक दूसरे को। मतलब ना, एक तरफ से इधर से बातें आ रही है, एक तरफ उधर से बातें आ रही है। एक सेकंड रुकना। तो एक ने मतलब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इडियट बोला होगा कि बस कितने ज्ञान दे दो भले ही दुनिया को, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होता है इस हिसाब से। उसके 2-5 मिनट के बाद में ना वाइफ का था उधर इडियट का ही कोई सिनोनिम यूज किया था, पर्यायवाची यूज किया था, भले ही बेवकूफ समझ लीजिए, कुछ भी यूज किया होगा, बुद्धू बोंदू जो भी था। तो उसने मेरे को दोनों के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। तो ऐसी चीजों में ऐसे होता है कि यार अगर आपको एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो और इनडायरेक्टली आप कुछ कहना भी चाहते हो, तो ओनली सीन फॉर योर हस्बैंड, ओनली सीन फॉर योर वाइफ कर दो ना। क्यों हम जैसों को दिखा रहे हो, किसी और को दिखा रहे हो। ऐसी चीजों का बनता है मजाक, है ना। पढ़ाई से अपन कहाँ पे किसी की पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो एक प्रकार की ये भी सर्विस है भैया ना। तो अलग अलग सर्विसें होती है, तो सर्विस का भी एक अपने स्तर पे एक रोल होता है। तो जिस कंट्री के अंदर ये सीक्वेंस पैटर्न फॉलो होता है ना, उसकी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अगर एग्रीकल्चर बढ़िया से करके आप इंडस्ट्रीज पे आए, इंडस्ट्रीज बढ़ाई, उसके बाद में फिर आप सर्विस पे आए, अब आपके देश की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, तो आप बेस्ट हो। अदरवाइज इंडिया के अंदर क्या हुआ था, एग्रीकल्चर से हमने सीधा जंप मारा था सर्विस पे। आज की तारीख में इंडिया में 54% लगभग, मुझे देखना पड़ेगा, तो लगभग इतनी परसेंट तो सर्विस प्रोवाइडर्स है। और इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 10-15% भी नहीं है। ये भी होनी जरूरी थी भाई, लेकिन सर्विस इतनी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं हम, हमारे बराबर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हुआ क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड के अंदर, आना ही था भाई, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने के बाद में इंडस्ट्रीज पे ही आता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मतलब खोली गई, क्रांति आ गई भाई। देखे वहां पे इंडस्ट्री, आप जिधर ऐसे खड़े हो किसी जगह पे और चक्कर काटो, और जहां पे भी आप रुकते हो उधर सामने देखना इंडस्ट्री दिखेगी आपको, ऐसी हालत थी। और इतना इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा था, आप सर्च करके देखना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, उसमें आपको पता चलेगा कितने तो लोगों की मौतें हुई थी। अचानक से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आ गया, अजीबोगरीब भयानक भयानक बीमारियां, इतनी दर्दनाक मौतें हुई थी लोगों की, पूछो मत। हमें मतलब किससे है, इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज के अंदर बनते थे कपड़े। अब ये क्या करते थे अंग्रेज लोग, यहाँ के किसान जो थे ना, उनसे जाके जो कपास उगाते हैं उनके पास में गए, बोलते भाई कपास कितने का बेचते हो तुम लोग, तो बोलते साहब एक बोरी बेच देते हैं 150 रुपए की। एक काम कर, आज से किसी राजा को नहीं देनी, किसी सामंत को नहीं देनी, किसी लोकल व्यापारी को नहीं देनी है, सारी की सारी बोरियां तू हमें देगा, ये ले 200 रुपए एक बोरी के। अबे किसान बेचारा खुश नहीं हुए तो क्या है, 150 से सीधा का सीधा उसको 200 मिल रहा है, लगभग 33% का उसको हाइक मिल रहा है अपनी एक बोरी की इनकम पे। अंग्रेजों को देगा वो। अंग्रेजी व्यापारी उसको क्या करते थे, आगे ले जाते थे अपने इंग्लैंड के अंदर, वहां पे इतने शानदार शानदार मशीनों से इतने मस्त कपड़े बनाते थे। पीटर इंग्लैंड, इंग्लैंड का नहीं, आपको पता है क्या, इंडियन कंपनी है ना। तो ऐसे इतने शानदार शानदार कपड़े बनाते थे। अब एक चीज सोचना आप, मैं हूं एक हाथ से बनाने वाला इंसान, मैंने एक शर्ट बनाया जिसके 150 तो रुपए हैं, और मतलब उसमें धागे भी दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा इतनी शानदार फिनिशिंग नहीं है, लेकिन एक अंग्रेज का शर्ट है, मतलब इंग्लैंड वालों का शर्ट है, उन्होंने मतलब सॉरी, शर्ट का प्राइस रखा 100 रुपए और उसकी क्वालिटी एकदम शानदार। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सीलेंट क्वालिटी वाले को सिलेक्ट करोगे। जैसे हम, जैसे ही दिवाली आती है ना, चाइना को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाइना का माल नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, चाइना कुछ भी बेच रहा होगा हम उसको बॉयकॉट करेंगे। कई लोगों ने तो जोश में आके अपने टीवी भी तोड़े थे। मैं तो उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि यार आज की तारीख में अगर उनसे पूछे ना कोई, तो उस टाइम पे तूने 50-1000 रुपए का टीवी तोड़ा था,
कैसा लग रहा है? वो कहीं ना कहीं बोलेगा कि यार सब लोगों ने ना ऐसे लहर लहर के अंदर मेरे को जोश आ गया था, मुझे लगा था भाई ये लहर तो खतरनाक चलेगी, टीवी तोड़ देते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं 50,000 और एक्स्ट्रा लगा दूंगा, नया टीवी ले आऊंगा, लेकिन चाइना वाला यूज नहीं करूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार नुकसान तो मेरा ही हुआ है। बात तो ठंडी हो गई, लेकिन ये सारी की सारी चीजें दिवाली पे आ जाती है। दिवाली पे चाइना वाली लड़ी नहीं लेंगे, वो जो लाइट वाली लड़ी आती है ना, वो नीले लाल पीले अजीबोगरीब फूलों वाली, वो हम लेंगे नहीं। जाते हैं वहां पे, उनको बोलते हैं कि भाई इंडियन जो देशी है उसकी वो दे दो मेरे को, एक दिवाली की जो बोलते हैं ना लड़ी जो लगाते हैं हम घर पे, उसने आपसे पैसे बोले 600 रुपए। अब आपका एक बार के लिए तो दिमाग खराब हुआ, आप जो यार 600 रुपए है, ये है वो है, चाइना वाली भी रखते हो क्या भाई साहब? तो उन्होंने बोला यार रखते तो है, लेकिन सारा का सारा बॉयकॉट चल रहा है, फालतू में पकड़वा दोगे माल, मतलब गुंडे फसादे करेंगे हमसे, लड़ाई झगड़ा करके सारी की सारी चीजें छीन के फेंक देंगे, रोडों पे तोड़ देंगे। आप बोलते नहीं मेरे को सिर्फ लेनी है, मेरे को बताना थोड़ी है, तो फिर वो आपको निकाल के देता है चाइना वाली लड़ी। अब चाइना वाली लड़ी के फायदे क्या है? चाइना वाली लड़ी के अंदर अलग अलग तो लाइटें चसती है ना, अलग अलग पैटर्न है उसके अंदर, क्रिसमस वाला पैटर्न अलग है, तो कभी लाल कभी नीला कभी पीला, ऐसे अजीबोगरीब। और आप जो इंडियन जो है, इंडियन मेड है, वो लेते हो, उसके अंदर एक ही तो कलर है। इस वाले का पैसा पूछा तो उसने बोला 30 रुपए, इस वाले का पैसा पूछा तो बोला 600 रुपए। आपका 570 रुपए बचाने के चक्कर में देशभक्ति जो है उससे आपने वो कर लिया, समझौता बोलते हैं उसको, तो समझौता कर लिया और घर पे लेके आ गए 30 रुपए वाली। भाई साहब बोला बताना मत किसी को, 30 रुपए वाली लेके गया हूं, और क्या बोलते हैं उसको, मैं 2-4 कस्टमर और भेज दूंगा, 30 वाली ही लेके जाएंगे। पर वो ये चीजें भाई, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हर कोई पैसा बचाना चाहता है। वो ना क्या कहते हैं कि उसूल जो होते हैं ना, कहने को उसूल हमारे वहम होते हैं। उसूल क्या होते हैं? वहम। हमें लगता है कि मैं ना नेमी रेमी हूं, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं बहुत ही एकदम भयंकर बढ़िया तरीके से। अगर आपके सामने कोई 50 पेटी रख दे ना, कि 50-1 लाख रुपए रख दे, अब आपको ये बोलना है कि भाई मैं हिंदू भगवानों में नहीं बिलीव करता हूं। मुझे लगता है कि पता नहीं किसकी कितनी क्या वैल्यू है, 50-1 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत से लोग मुकर जाएंगे कि आज के बाद कभी भी हिंदू धर्म की तरफ मुंह नहीं मोड़ेंगे, देखेंगे ही नहीं, हम तो न्यूट्रल हो जाएंगे, या आप उसमें चले जाएं, इस्लाम अपना लें, सिख बन जाएं, बौद्ध बन जाएं, क्या बन जाएं, है ना। कोई कहता है मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, नॉनवेज खिला, मतलब उसूल जो होते हैं वो हमारे वहम होते हैं, और वो एक कीमत होती है, उसके ऊपर बिकते भी है भाई। उनकी एक उचित कीमत होती है जिसके ऊपर बिक जाते हैं। कोई उसूलों वाला अपने आप को समझता है तो एक बार ट्राई करके देखना कि आप किस लेवल पे जाके वो काम कर दोगे जो आप अभी नहीं करना चाहते। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि उसूल जो होते हैं लगभग वह नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे, बट वो जब वो मोमेंट आता है ना, आपसे कोई ट्रेडिंग करता है कि भाई इसके बदले अपना उसूल तोड़ने के लिए तैयार है, आप तोड़ देते हो। तो वैसे ही है। तो ये शर्ट आप ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए की लोगे, बढ़िया तो क्वालिटी मिल रही है। कि इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, जो लोकल लोग थे ना उनका नुकसान करवा दिया। अब जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे अपने वाले, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज थी, हस्तकला में जो निपुण थे, मेरे जैसे लोग जो दिए बनाते थे, कोई क्या करता था, उनके दिए बिक नहीं रहे हैं और नुकसान हो रहा है भयंकर, माल पड़ा है, उनको कोई खरीद नहीं रहा, और सस्ता बेच रहे हो। फिर आप वही 150 वाला शर्ट 70 में बेच रहे हो। अब 70 में भी कोई नहीं ले रहा, लोग फिर भी 100 वाला ही लेंगे। अंग्रेजों के तो और मजे हो गए, यार भले तू कितने में बेच ले, लोग तो बढ़िया शर्ट ही पहनेंगे, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें इन्होंने इसके साथ में करी थी। तो आप एक बार ना, अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे, इकोनॉमिक कारण के अंदर, और आप मुझे बताइएगा क्या मैंने सही बोला है क्या। पहला कारण ये लिखो, किसानों पर बढ़ते हुए भू राजस्व, भू राजस्व ने आम जन में आक्रोश उत्पन्न किया था। सही बोल रहा हूं, क्योंकि भू राजस्व क्यों बढ़ाया अंग्रेजों ने, ये रीजन आपको पता ही है। अब आप मेंस की एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपकी ये फर्स्ट ग्रेड की, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप आराम से कर लोगे ये क्वेश्चंस। इंग्लिश में लिखना, हाई लैंड रेवेन्यूज या फिर इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग लैंड रेवेन्यूज गॉट एंग्री the common people, या फिर common people got angry with the increasing land revenues। और common people की जगह आप ना farmers लिख सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, जमीनों से तो फर्क उनको ही पड़ेगा। इसी में सेकंड पॉइंट लिखना,
ब्रिटिश गुड्स वर चीपर, सस्ते होते थे, है ना, 150 की जगह 100 रुपए लगा रहे हैं, सस्ते लगा रहे हैं, एंड ऑफ हाई क्वालिटी, क्वालिटी उनकी भयंकर अच्छी होती थी। दिस इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ इकोनॉमी फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द कॉमन पीपल। हिंदी में लिखना, ब्रिटिश वस्तुएं सस्ती तथा उच्च गुणवत्ता वाली थी, ब्रिटिश वस्तुएं सस्ती तथा उच्च गुणवत्ता वाली थी, जिसकी वजह से भारतीय लोगों की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, वह बेरोजगारी बढ़ी। सही बात है, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये चीज है। अब एक चीज और समझना, मैं आपको समझाता हूं इंटरेस्टिंग चीज। जैसे ये भारत का मैप है भाई, ये चीजें बाद में काम आएंगी आपके। आप अभी तो ये पढ़ के चले जाओगे, हाँ 1857 की क्रांति याद हो रही है, ये है वो है, इजी तो है, इसमें क्या ऐसा कुछ हार्ड है। लेकिन जब आप अकेले होंगे, आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली होगी मुझसे, तब आपको ऐसे ना चीजें कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन अगर अब मैं इतना बता रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि हाँ यार, किसानों पे ना भू राजस्व बढ़े थे। क्यों बढ़े थे? क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थे ज्यादा पैसा। क्यों, कहां से लेंगे वो? कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे कि भाई सेना को ये कमी पड़ रही है, वो कमी पड़ रही है, ऐसे बोल बुला के। या फिर ना ब्रिटिश गुड्स जो थे वो चीप थे, हाई क्वालिटी के थे। हाँ ऐसा सब बताया तो था, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड बात थी। तो आपको इनसे ना क्या चीजें फिर कनेक्ट होंगी और आप भूलोगे नहीं, तो आप एग्जाम के अंदर सही करके आओगे। उसी तरीके से ना क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है और इसके अंदर ये हमारा राजस्थान है भाई, जैसा भी बन गया, नाराज नहीं होना। यहां कहीं पे जैसलमेर है, मान लेते हैं एक बार, या बीकानेर मान लेते हैं, बीकानेर की बात करते हैं। अब बीकानेर के अंदर कोई व्यापारी बैठा है, ठीक है, बीकानेर का व्यापारी पाकिस्तान साइड से, जो अभी तक पाकिस्तान बना नहीं है, इधर से कोई माल लेके आता है। मान लेते हैं वो कपड़े लेके आता है। वो व्यापारी जितने भी कपड़े मंगाएगा, उन कपड़ों को मतलब कपड़े जो है, या फिर मान लेते हैं सूत मंगाएगा, या फिर कपास मंगाएगा, कुछ भी मंगाएगा, उसका जो भी उसको बनाना है बीकानेर में ही बनाना है। बीकानेर में अगर वो बनाएगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा, और कमाएगा तो वो सारे के सारे पैसे कौन लेगा? राजा लेगा, सॉरी टैक्स उसका कौन लेगा? राजा लेगा। और उधर आमजन को भी क्या फायदा होगा कि बीकानेर के अंदर ही हमारे क्या मिल जाता है, इस प्रकार का गुड़ मिल जाता है, और ये गुड़ हम आराम से पहन सकते हैं। हुआ क्या, अंग्रेजों को ये पता था कि राजस्थानी जैसे व्यापारी कहीं नहीं। व्यापार के अंदर जो मारवाड़ी लोग है ना, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो ये फेमस एक कहावत भी है जो हमारे लिए बोली जाती है मारवाड़ियों के लिए। तो मारवाड़ी लोग व्यापार के अंदर इतना ज्यादा है, एक दो व्यापारी ऐसे बड़े बड़े छोड़ दो इंडिया के अंदर, इनके अलावा सारे के सारे राजस्थान के हैं। भले ये झुनझुनवाला हो गया, है ना, जिंदल हो गए, ये कोई भी हो, ज्यादातर बड़े जितने भी है ना, ये सारे के सारे हमारे राजस्थान से उठ के गए हैं। और इनको लेके कौन गए थे? अंग्रेज लेके गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को बीकानेर के अंदर पड़े पड़े क्या करोगे, मतलब मान लेते हैं कि आप बीकानेर के हो भी लोकल, यहाँ पे कितना व्यापार कर लोगे? आपके पास में अपॉर्चुनिटी कितनी है? कलकत्ता चलो ना यार, यहाँ पे कपड़े बनाओ, बाहर बेचो, हम ले जाएंगे, कहीं और कंट्री में बेचो, वहां ले जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारी हर जगह कनेक्शंस है। यहाँ पे हमारा कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं व्यापार के लिए। या फिर आप आ जाओ महाराष्ट्र आ जाओ, पोरबंदर चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन राजस्थान में मत बैठे रहो। तो पूरे इंडिया को लाल कर दिया अंग्रेजों ने। असम के अंदर भी इंडिया के राजस्थान के लोग हैं जो चाय बेचते हैं, इतनी बढ़िया चाय का व्यापार है उनका। वहां के लोकल लोग नहीं कर पाते इतना बड़ा इंपायर खड़ा जितना उन्होंने कर लिया। तो ये सारी की सारी अंग्रेजों की देन है भाई। अब क्या होगा अगर बीकानेर वाले जगह पे कोई व्यापार नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रेड रूट नहीं है, यहां से जितने भी टोल नाके गुजरते हैं, समझना उधर भी टैक्स लगते थे पहले। बीकानेर के अंदर कोई चीज आ रही है तो वो जिस भी रूट से आती है, वहां के हर एरिया को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था, तभी वो चीज वहां पे पहुंच सकती है। तो वो वाला टैक्स नहीं मिलेगा, लोगों के नुकसान हुआ, सरकार के नुकसान हुआ, राजा के नुकसान हुआ, सबके नुकसान ही नुकसान।
और रही सही बात, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सारे व्यापारियों को, मेन बड़े बड़े व्यापारियों को ये बोला कि आप तो हमारे साथ चलो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, नई जगह जहां भी आप व्यापार खोलते हो वहां पे आपको लूटपाट से बचाएंगे, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है लोकल व्यापारी वहां का, उसको भी हम सल्ट लेंगे, आप तो चलो। ये लेके गए थे अपने फायदे के लिए, बड़े बड़े मुनीम रखते थे मारवाड़ी लोगों को ये अपने अंदर, कि भाई सारा का सारा लेखा जोखा करने के लिए ये चाहिए इनको। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोकल ट्रेड रूट्स जो है ना, व्यापार वाणिज्य वगैरह जो है, ट्रेड रूट्स, व्यापार के रास्ते जो है वो चेंज हो गए। वो चेंज होने की वजह से हमारे जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान हुआ, और उनको नुकसान हुआ तो वो अंग्रेजों से तो नाराज होंगे कि आप ही लेके गए थे हमारे लोगों को। लिखना, तीसरा रीजन लिखना, नए नए व्यापार रास्ते, नए व्यापार रास्ते, नए व्यापार रास्ते व व्यापारियों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना आर्थिक रूप से घाटा साबित हुआ, जिससे बेरोजगार बढ़ा, न्यू ट्रेड रूट्स एंड शिफ्टिंग ऑफ द मर्चेंट्स है ना, व्यापारी, शिफ्टिंग ऑफ द मर्चेंट्स टू आउट ऑफ राजस्थान costed negatively in the economy and this caused increase in unemployment, या फिर and unemployment increased, ये लिख सकते हो, ठीक है। और चीजें देखते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने नई वो बना दी, क्या बोलते हैं उसको, सेना बना दी भाई। लिखना मैं स्टार्ट करवाता हूं आपको। वैसे अंग्रेजों ने अनेक नई सैन्य टुकड़ियां स्थापित करी, जिनका भार उन्होंने राजाओं पर डाल दिया। ब्रिटिशर्स डिप्लॉयड many new armies and whole expenditure, सारा का सारा है ना, whole expenditure was levied on the kings। एक सेकंड रुकना आप। अब ना आप कुछ एक नाम है वो लिख लो, मैं जैसे लिख रहा हूं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कौन सी ऐसी सेनाएं हैं जो उन्होंने मतलब डिप्लॉय करी थी। एक का नाम लिखो अजमेर मेरवाड़ा। एक का नाम लिखो जोधपुर लीजियन। एक का नाम लिखो शेखावाटी ब्रिगेड। ठीक है। एक का लिखो मेवाड़ भील कॉर्प। ठीक है। एक का नाम लिखो आप कोटा कंटिंजेंट। ये कहां लगाई गई थी वो सारे के सारे नाम लिखेंगे। अजमेर मेरवाड़ा वाली जो थी उसको ब्यावर के अंदर लगाया था इन्होंने, ब्यावर में, तो ऐसे लिख लो।
दूसरी जो है उसको एरिनपुरा के अंदर लगाया था। आगे देखेंगे, एरिनपुरा एक जगह का नाम है भाई, जोधपुर में पड़ती है। फिर एक लगाया था झुंझुनू के अंदर, इसको मैं JJN लिख रहा हूं, झुंझुनू भाई, लिख लो आप झुंझुनू, पूरा ही लिख लेना। फिर ये पड़ती है खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर, उदयपुर को मैं UDR लिख रहा हूं, आगे भी UDR ही लिखूंगा, UDR बता दूंगा कि उदयपुर है। एक लिखते हैं देवली, ये कोटा कंटिजेंट वाली जो है टोंक देवली के अंदर स्थापित करी गई थी। इनके ईयर पूछे जाते हैं भाई, वो जरूर देख लेना, काम की चीज है, ठीक है। ईयर के अंदर लिखे तो ब्यावर वाली को लिखो 1822 के अंदर, ये वाली थी 1835 के अंदर, ये वाली 1834 के अंदर, और ये वाली 1841 के अंदर, और ये 1840 के अंदर। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेना डिप्लॉय करी थी, उसकी वजह से ये सारे के सारे पैसे बाहर जो है वो राजाओं के ऊपर आते थे। राजा को दिमाग खराब होता था। राजा किसका दिमाग खराब कर देता था? प्रजा का दिमाग खराब करेगा, वो तो खुद पे थोड़ी रखेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ एक कौन से कारण है? पॉलिटिकल कारण और ये इकोनॉमिक कारण है ना। एक सेकंड रुक जाओ आप। हाँ भाई, तीसरे प्रकार के कारण लिखना अपनी कॉपी के अंदर, थर्ड लगाना भाई, जो भी आप जैसी भी उसमें लिख रहे हो ना, थर्ड नंबर लगा के लिखना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, कॉजेज या रीजंस, इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण, ठीक है। ये क्या है ये देख लेते हैं भाई। देखो, उससे भी पहले एक चीज समझना, जैसे मान लेते हैं आप हैं प्रतापगढ़ के राजा, ये है पूरा का पूरा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की पूरी पूरी टेरिटरी, मान लेते हैं प्रतापगढ़ सिटी यही है ना, कहीं भी होगी भले ही, लेकिन पूरा का पूरा प्रतापगढ़ का एरिया जो इस राजा के कंट्रोल में आता है वो मैंने लिख दिया आपके सामने। ये लो भाई, अब ये राजा क्या कर रहा है? राजपाट कर रहा है। इसके डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो जमीन होगी जिसका ये ध्यान खुद अकेला रख सकता है कि भाई हाँ, अपनी सेना भेज दूंगा, अपने लोग भेज दूंगा, ये वाला एरिया कंट्रोल कर लो। तो जो एरिया राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था, उसके लिए उसको किसी अन्य आदमी को रखने की जरूरत नहीं थी। उस एरिया को ही क्या कहते थे? खालसा भूमि। क्या कहा मैंने? खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या है? राजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी जमीन है उसको कहते हैं खालसा भूमि। अब मान के चलते हैं इसके अलावा भी तो प्रतापगढ़ है पूरा का पूरा। प्रतापगढ़ के अंदर जो और एक्स्ट्रा चीजें आ रही है, तू पहले मिट जा। प्रतापगढ़ के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है वो ये पीले वाला एरिया है। अब मान लेते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया कोई एक गांव है, बड़ा गांव है, उसके अंदर छोटे मोटे गांव और आ सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, अपने पास में पेन की कमी नहीं है भाई, बहुत पेन है। ये कोई दूसरा गांव है, बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर ये तीसरा है। फिर से इस प्रकार से बहुत सारे गांव हैं। एक सेकंड देखना आप इसको। हाँ भाई, तो मैंने आपको ये बताया है कि ये तो राजा की खालसा भूमि है। इसके अलावा जो भी एरिया है वो है तो राजा का, लेकिन राजा उसको डायरेक्ट नहीं संभाल सकता है। उसके प्रशासन से रिलेटेड काम है ना, उसका लेखा जोखा, वहां से कितना गेहूं आ रहा है, कितना अनाज आ रहा है, कितने उधर गांव के अंदर लोग रह रहे हैं, वो सारे के सारे लेखा जोखा अगर राजा करते रहेगा ना तो वो राज्य नहीं संभाल पाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, अपने राज्य को एक्सपांड नहीं कर पाएगा। काफी सारे काम जो है राजा के रुक जाएंगे। तो राजा अक्सर क्या करता था, जैसे मान लेते ये राजा है, इसके 10 बेटे हो। एक राजा के बहुत सी रानियां होती हैं, 100 150 रानियां हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके सबके अगर बेटे हो जाए तो राजा के भी ऐसे हो जाए कि यार किसको मैं अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनाऊं। तो राजा अक्सर तो क्या करता था, सबसे जो बड़ी रानी है, सबसे पहले जिससे शादी करी और सबसे पहला जो पुत्र हुआ उसी को यही रिवाज था कि भी उसको बना दिया जाए। बाकी अगर कई बार वो काम का नहीं रहे है ना, बेलखना निकल जाए तो फिर दूसरा देखना पड़ता है।
तो दूसरा भी देख सकते हैं। तो बनाएंगे तो एक कोई राजा तो एक ही बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि दो दो तीन तीन राजा है। एक राजा बन गया, उसके बाद में बचे हुए लोगों का क्या, वो भी तो राजकुमार थे, वो भी तो प्रिंस है, उनको थोड़ी ना ऐसे बेइज्जती करके निकाल दोगे। उनको दी जाती थी ये वाली जमीनें। तो ये वाली जमीन बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं है ये। उस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर, जैसे ये राजा की रेड वाली खालसा भूमि है, वैसे ही उस राजा का ये क्या है, जागीर। इसको एक अलग पेन से लेते हैं जो अब तक नहीं यूज किया, चलिए व्हाइट यूज कर लेते हैं। ये इस राजा की क्या है, पूरी की पूरी जागीर, जिसके अंदर ये रह रहा है, पीले वाला एरिया है ना, और जहां पे ये रहता है राजा, वो इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर, है ना। एक प्रकार से सिंहासन हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। ये सारा का सारा सिस्टम जो है उस चीज को बोलते हैं जागीर। जागीर, इस जागीर का जो भी राजा है उसको राजा नहीं कहते थे, उसको कहते हैं सामंत। अब आपको समझ में आया सामंत क्या होते हैं। ये राजा के ही भाई भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन होते क्या है, किसी न किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, किसी न किसी एक जागीर के क्या होते हैं, जागीरदार होते हैं। क्या होते हैं, जागीरदार भी कह सकते हैं इनको, या फिर इनको एक वर्ड और कहते हैं इंग्लिश में, फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, ये फ्यूडल लॉर्ड है भाई, फ्यूडल लॉर्ड है, ये अपने एरिया के अंदर राज करते हैं। अब अगर राज करेंगे तो इनको सेना चाहिए, इनकी खुद की सेना भी होती थी भाई। सेना है, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन क्या होता है, किसी भी चीज को चलाने की जो यूनिट होती है वो प्रशासन कहलाती है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। कोई भी बिजनेस हो रहा हो उसके अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, शासन, एक प्रकार से शासन करने वाली, कि भाई हाँ इसका इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल है। किसी बिजनेस यूनिट के ऊपर किसी 5-7 लोगों का अगर पूरा कंट्रोल हो, वो सारे की सारी चीजें डिसाइड करते हो कि ऐसे वो होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, कितनी सैलरी मिलेगी, किन लोगों को निकाला जा सकता है, कैसी हरकतों पे निकाला जा सकता है, अगर कौन सी चीज करी वो चीज गलत मानी जाएगी, वो सारी की सारी चीज वहां की प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, सरकारी में भी हो सकता है, हर जगह होता है। तो वैसा का वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन राजा के अंडर में क्या आ जाते हैं, ये हमारे सामंत, जो राजा की भूमि संभालते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को रेगुलेट करते हैं पूरे को पूरे को। तो ये प्रशासनिक यूनिट के अंदर आते हैं। इनके साथ में क्या दिक्कत हो गई भाई। अब एक चीज सोचिए, राजा ने सेना जो मैं अंग्रेज हूं, मैंने जो भी सेना बनाई थी वो राजा के राज्य के अंदर बनाई थी, खालसा भूमि के अंदर। भी बचा हुआ जो एरिया है उस पर मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। उस पर मेरा कंट्रोल स्थापित करने के लिए मैंने क्या किया, सामंतों की पावर कम करनी स्टार्ट करी। राजा से मेरी बढ़िया बनती थी, राजा की बनेगी क्यों नहीं, क्योंकि राजा की सेना ही मेरे हाथ में है। सेना मेरे हाथ में तो राजा को झक मार के मेरी सारी की सारी बातें माननी पड़ेगी। नहीं मानेगा तो मैं क्या पता, मैं सेना उसी के अगेंस्ट खड़ी कर दूं, तख्त पलट कर दूं, तख्ता पलट क्या बोलते इसको, तख्ता पलट कर दूं, हो सकता है कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने फिर क्या किया, सामंतों की पावर कम करनी स्टार्ट करी, सामंतों के अधिकार छीन लिए। सामंत जो भी टैक्स लेते थे उस एरिया से टैक्स तो लेंगे, यहाँ पे खेती करते हैं लोग, जहां पे भी रहते हैं वो सारा का सारा टैक्स जितना भी देते हैं सारे के सारे सामंत को देते हैं। सामंत जो भी हिस्सा होता है उसका खुद के पास में रख के कुछ राजा को दे देता है, राजा भी खुश और सामंत भी खुश राज करके। लेकिन जैसे ही मैं आया, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, सामंतों की पावर कम कर दी, सेना तुड़वा दी। उस वजह से क्या हो गए, सामंत जो हो गए उनकी शक्तियों, अब आपसे कोई शक्ति छीन ली जाए, कोई भी कैसी भी शक्ति हो, भले आपकी, भले ही आपसे किसी को डर लगता हो, वो डर खत्म हो जाए तो आपको भी ऐसे अजीब तो लगेगा कि यार पहले मेरे से डरता था, यार पहले मेरी कितनी इज्जत थी घर में, आज कोई नहीं डरता है ना, मैं मेरे को बुरा लग रहा है तो लग रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो चीज फिर, ये तो सामंत है, सामंत को बहुत बुरा लगता था, और सामंत इतना ज्यादा मतलब हो गए थे अगेंस्ट। हम देखेंगे क्रांति के अंदर बहुत सारे सामंत ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट लड़ गए थे भाई, जैसे खुशहाल सिंह चंपावत हो गया, है ना, जोत सिंह हो गया सलुम्बर का, केसरी सिंह हो गया, ये सारे के सारे जो है सामंती हैं भाई। तो सामंतों के सारे बहुत सारे वो अन्याय हुए थे, वो सारी की सारी चीजें आप लिख लो अब इस प्रशासनिक कारणों के अंदर, ठीक है। सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए गए थे, स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, स्पेशल राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स वर
snatched, snatched taxes, सेकंड में लिखना taxes taken by them were abolished, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए थे। इनकी सेना भंग कर दी है ना, जिससे सैनिक बेरोजगार हुए तथा इन कारणों से सामंत व उसकी सेना में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। ठीक है भाई जज साहब, समझ में आ रहा आपको सारी की सारी बातें कि कैसे क्या सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक चौथा रीजन और देखते हैं, फोर्थ लगाना। अच्छा हिंदी में मैंने नहीं लिखवाया, सॉरी इंग्लिश में। देयर आर्मी वॉज डिसॉल्व्ड या डिसरप्टेड। देयर आर्मी वॉज डिसॉल्व्ड या डिसरप्टेड which led the anger in the soldiers। ठीक है, ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड है? हमारे फ्यूडल लॉर्ड से रिलेटेड। भाई आपको समझ में आया सामंत क्या होता है। फिर चौथा कारण लिखेंगे मिलिट्री कॉजेज या फिर मिलिट्री कॉजेज। कॉजेस या फिर इसको सैन्य कारण लिखना। सैन्य कारण क्या है? सैन्य कारण अंग्रेजों की सेना, जो भी सेना थी उसके अंदर कुछ एक तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, अंग्रेज भी होते थे, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा कुशल थे भाई, उनके पास में सीखने के तौर तरीके एडवांस थे, उनके टीचर्स एडवांस थे। अपने वाले क्या थे, डायरेक्ट बच्चे बड़ा हुए वो कंचे खेलते थे, कोई है ना लड़कियों वाले गेम्स खेलता था लड़कियों के साथ में, फिर जैसे उनके हल्की हल्की मूछें उगने लग गई मुंह पे, उनको उठा के ले जाते थे सेना के अंदर भर्ती करने के लिए। आओ पकड़ो बंदूक, पकड़ो लठ, है ना, इसका सर फोड़ना उसका सर फोड़ना है, तो सेना बना दी। अपने वाले सैनिक थोड़े से हल्के से कम कुशल होते थे, पर आपको पता ही है कि एक किसी भी झुंड के अंदर कोई अगर कमजोर होता है तो उसका जरूरी नहीं है हर बार सपोर्ट करे, मजाक उड़ाने वाले भी होते हैं। और हिंदुओं को तो मतलब जो इंडियंस जो है, हिंदुस्तानी जो है, उनका तो ज्यादातर ब्रिटिशर्स मजाक ही उड़ाते थे, भले वो सेना में हो ना हो कहीं भी हो। तो हमारे जो भी सैनिक थे, भले हिंदू मुस्लिम कोई से भी, उनका एक तो उड़ता था मजाक से भी चलो कोई नहीं मजाक उड़ा लो, उनके साथ में फिर भेदभाव होने लग गए, जातिगत भेदभाव। कैसे जातिगत? कि वो तो गोरे नहीं है, अंग्रेज नहीं है, और वह हम अंग्रेज हैं, हम ज्यादा स्मार्ट है, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम ज्यादा कुशल है, वो सारी की सारी बातें इनके साथ में होने लग गई थी। फिर इनको पद नहीं मिलते थे भाई, जैसे मान लो कमांडर बनाना हो तो भाई कितने ही भले कुशल हो आदमी, उसको कमांडर नहीं, उसको सैनिक ही रखते थे अगर वो इंडियन है तो। कमांडर ये अपने वालों में से बनाते थे। इसके पीछे दो रीजन है, एक तो ये अपने वालों को भाव नहीं देना चाहते थे, दूसरा अगर भाव दे दिया तो कल को क्या पता सेना को हमारी अगेंस्ट कर लेंगे, तो ये सारे डर की वजह से। तो एक तो पोस्ट नहीं मिलती थी अच्छी, और साथ ही साथ में जब सैलरी में इंक्रीमेंट होता था तो इनके तो बढ़ते थे बढ़िया बढ़िया पैकेज, और इनके 5-5, 2-2 हजार रुपए बढ़ा देते थे इंडियन वाले जितने भी थे उनके। तो उस वजह से क्या हुआ, जो मिलिट्री जो सैन्य जो सोल्जर्स है उनके अंदर भी डिसकंटेंट हुआ और उन्होंने भी रिवोल्ट किया। हम देखेंगे राजस्थान के अंदर बहुत सी छावनियां थी जिनके अंदर सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो उनका रीजन भी यही है कि भाई उनके साथ में पोस्ट एंड सैलरी रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होते थे। आप लिखना इनके बारे में। इन द मिलिट्री ब्रिटिशर्स did racial discrimination with the Indians for post and salary सेना में अंग्रेज हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव, नस्ल समझते हो ना, नस्लीय
भेदभाव तथा तथा सॉरी नस्लीय भेदभाव करते थे तथा तथा पद व तनख्वाह या फिर सैलरी, पद व सैलरी में हमेशा खुद के सैनिकों से कम रखते थे। ठीक है, फिर ये कॉज हो गया। पांचवा एक कारण और देखते हैं। पांचवा कारण आप लिखना, लिटरेरी कॉजेस या फिर साहित्यिक कारण। ये क्या चीज है भाई? देखिए, आपने कभी ऐसे सुना है कि मान लो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में इस क्लास के अंदर थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट करने के लिए कुछ बता रहा था ना, दो चार एक बातें, तो आपके हल्का फुल्का तो पल्ले पड़ा होगा, वही मजबूरी और पसंद वाली बात से रिलेटेड आपका कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा, जरा सही भले, है ना, 0.00001% ही भले चेंज आया होगा, आपको अच्छा तो लगा। मानते हैं? अगर ये बात मानते हैं तो ये सुनना, हम पे कोई राज कर रहा है, हमारे जो अधिकार है हमसे छीन रहा है, हम पे उत्पीड़न कर रहा है, हमें हर प्रकार से वो बोलते हैं ना परेशान करके रख रखा है, अगर उसके खिलाफ मैं आपको मोटिवेट कर दूं, एक प्रकार से ये मोटिवेशन भड़काना ही तो हुआ। और आपको पता है कि गानों में, कविताओं में वो दम होता है, या किसी कहावत में, किसी मुहावरे में वो दम होता है जितना एक सामान्य बात में नहीं होता। तो ऐसी ऐसी अगर बात आप सुनोगे, वो कई लोग मोटिवेशनल कोट लगाते हैं ना, ऐसे सीधे थोड़ी लगाते हैं, पूरी कहावत सी, पूरी स्टोरी सी, ऐसे पूरी ना पोएम सी बना के लिखते हैं, या फिर वो ऐसे पूरा का पूरा शेर बना के लिखते, शेर बोलते हैं जिसको, है ना, तो शेर से उसको देखते भी ऐसा लगता है भाई साहब क्या लिखी, कितनी खतरनाक बात लिखी है। तो उस चीज से थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। ऐसा ही मोटिवेशन साहित्यिक जो हमारे वो स्कॉलर्स थे, जैसे कि एक दो नाम लिखता हूं मैं आपके सामने, आप भी लिखना बाद में। एक तो जैसे बांकीदास हो गए, एक राघोदास है, कई सारे हैं, वैसे एक दो एग्जांपल लिख लेंगे अभी के लिए। बांकीदास हो गए, या फिर सूर्यमल मिशन हो गया। ये लोग क्या करते थे? साहित्य लिखते थे। जैसे इसने लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी कि मुल्क के ऊपर ही आ गए भाई अंग्रेज, इसको उठाओ यहां से भगाओ, अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। या फिर इसकी क्या थी, वीर सत सही, दोहे लिखे थे भाई इसने, वीरों वाले दोहे लिखे थे सूर्यमल मिशन ने। ऐसी चीजें पढ़ के हमारे सैनिक जो होते थे, या फिर आमजन जो है, वो क्या मोटिवेट होते थे, और अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में घृणा और विरोध की भावनाएं पैदा होती थी। उस वजह से हमने विरोध कर दिया, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रांति करने का एक कारण यह भी माना जाता है। तो आप लिखना लिटरेरी कॉजेस, इसमें लिखना आवर आवर लिटरेरी स्कॉलर्स, आवर स्कॉलर्स रॉट रॉट एंटी ब्रिटिश statements which encouraged us for revolt। हमारे साहित्यकारों ने अनेक अनेक ब्रिटिश विरोधी रचनाएं लिखी, जिन्होंने क्रांतिकारियों के क्या बोलते हैं उसको, हौसला अफजाई, जिसने क्रांतिकारियों की हौसला अफजाई की। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बांकीदास की आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, या फिर सूर्यमल मिशन की लिख सकते हैं वीर सतसई। ये चीजें लिख लो। फिर एक छठा कारण देखते हैं। छठा कारण हमारे पास में क्या आ जाएगा, सोशियो रिलीजियस रीजन। लिख लो, आप पॉज करके लिख लो, आप पॉज कर सकते हैं। रिलीजियस रीजंस या रीजंस या फिर कॉजेज, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है,
अंग्रेजों का काम इतना सा था कि बस वो सेना रखे, इसके अलावा कोई पंचायती नहीं करे। लेकिन अंग्रेजों के तो दिमाग में ये भी था कि हमारा ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए उनकी अलग से चलती थी क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब इनका एक मिशन है, क्रिश्चियन बनाने का मिशन है। अपने जो ईसा मसीह है उनकी, वो आजकल आते रहते ना मीम आते रहते, मेरे यीशु यीशु ऐसे करके, चावल दे दिया, इतने किलो ये दे दिया, वो दे दिया, है ना, ये क्रिश्चियन बनाने के लिए। तो वो सारी की सारी चीजें ये लोग करते थे पहले, चावल दे दिया या फिर किसी भी तरीके से डराना कि यार तुम्हारा भगवान कैसा, ऐसा कोई भगवान थोड़ी होता है यार, उसके तो 3 आंखें हैं, देखो ना यार इनके तो, ये तो गणेश जी तो देखो एकदम से, ये तो हाथी जैसा इनका सर है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है यार, इंसान का शरीर और हाथी जैसा सर। मजाक उड़ाते थे एकदम अजीबोगरीब बातों में कि तुम्हारी दुर्गा माता के तो 8 हाथ है, शेर पे बैठती है, ऐसे थोड़ी होता है। या फिर मुसलमानों को भी ऐसे कहते थे कि भाई आपके भगवान का तो कोई चित्र ही नहीं है, आप किसको मानते हो ऐसे यार, कहीं मस्जिदों में जाके कुछ भी करके आ जाते हो, कुछ है ही नहीं वहां पे, उधर किससे बात करते हो, ऐसे कर करके इतने भद्दे मजाक उड़ाते थे ये। और साथ साथ में अपने वाले को बेहतर बताते थे क्रिश्चियन मिशनरी वाले कि भाई हमारे तो ईसा मसीह थे, इन्होंने अपनी जान दे दी थी, बुरे लोगों ने इनकी वो कर दी थी, फिर बाद में इन्होंने सब लोगों को आके वो दिखाया कि भाई मैं ही भगवान हूं, तो वापिस आ गए थे ना ईस्टर को और ये सारी चीजें। तो उन्होंने अपने तो प्रचार प्रसार करे और हिंदुओं का और मुसलमानों का मजाक उड़ाया। अब सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, जिसकी बालाजी महाराज में भयंकर आस्था है, भयंकर, उसको अगर आप बालाजी महाराज के बारे में जरा सा भी कुछ कह दोगे तो वो भड़क जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करोगे तो रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। अब आप बाद में उस मोमेंट पे ये नहीं कह सकते कि यार तूने हाथ उठा दिया, गलत बात करी, तूने उसके लकड़े की दिल ली या फिर तूने उसका सर खोल दिया, ठीक है गलत था, लेकिन उस टाइम पे आपने उसको उग्र भी ऐसा ही किया था कि वह सोच नहीं पाया कि मैं और करूं क्या, इसका बैंड बजा दूं बस, वो चीज फिर मन में आ जाती है इंसान के। तो ये वैसे तो नॉर्मल बात है बट एबनॉर्मल बात है। हमें ये नहीं, हम जज वैसे वाले जज नहीं बनेंगे। हम बस इतना समझाना चाह रहा हूं, गुस्सा आएगा ना भाई, सही बात कह रहा हूं, समझ में ही बात आपको। या फिर मान लेते हैं कि किसी बच्चे की शादी हो रही है किसी लड़की से, लड़के की शादी तो लड़की से ही होती है, कोई बड़ी बात है क्या। लेकिन क्या अगर मैं आपको कहूं लड़के की उम्र तो है 11 और लड़की की उम्र है 7, वो शादी वैसे देखा जाए तो सही नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ऐसी चीजें जो होती है उसको खुद को ही नहीं पता है। मेरे दोस्त की जो मदर थी वो ऐसे अपनी, जब उनके जो पहली जो लड़की हुई थी वो 16 साल की उम्र में हुई थी, उनको ऐसे था कि यार ये चीज इसको दिला रहे हो तो मेरे को भी कुछ दिलाना पड़ेगा, ऐसी तो बातें करते हैं वो। तो वो सोचो 11 साल के बच्चे में क्या मैच्योरिटी होगी, 7 साल के बच्चे में क्या मैच्योरिटी होगी, वो समझता है क्या मेरी सास है, क्या मेरा जेठ है। ऐसी चीजें वैसे देखा जाए तो समाज को हल्का सा वही करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में बेंड करती है। तो इन चीजों का भी विरोध करते थे भाई। सती प्रथा होगी, सती प्रथा किसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सैनिक है युद्ध के अंदर मारा गया भाई, अब मारा जाएगा तो उसको जलाएंगे, तो जलाते थे ना, उसके साथ में उसकी पत्नी जो है उसके लकड़ों के ऊपर बैठ के उसके साथ में ही जिंदा सती हो जाती थी, मतलब सती हो जाती थी, उसको बोलते थे ऐसे कि भाई वो भी जलेगी, अब उसका संसार में कुछ नहीं है, विधवा बन के रह नहीं सकती और किसी को और कोई उसको छू नहीं सकता, तो उसको सती होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज अंग्रेजों ने जब देखी तो ऐसे भौचक के रह गए, यार भाई साहब एक इंसान एक के जाने के बाद मर गया, उसके पीछे पीछे मर गया, ऐसे थोड़ी होता है यार, उसके भी तो कुछ राइट है, दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी कर लेगा। अपने वाले बोलते थे कि एक मारूंगा उठा के, ऐसे कैसे कर लेगी किसी और से शादी, इसको तो सती होना पड़ेगा इसके साथ में। ऐसी ऐसी चीजों का भी उन्होंने विरोध किया। लेकिन अपने वाले जैसे बाल गंगाधर तिलक है, जब उनको पहली बार पता चला कि बाल विवाह जो है वो बैन हो जाएगा, है ना, बैन करने की बातें कर रहे हैं, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे, ऐसे कैसे बैन कर दोगे। अब मुझे लगता है कहीं उनको शायद वैसे समझ में नहीं आएगा, वो बाल विवाह की बात कर रहे थे कि बाल विवाह जो है वो बंद करेंगे, उनको समझ में आएगा कि बाल गंगाधर तिलक का विवाह बैन करेंगे, तो वो बढ़ गए। तो ऐसी चीजें भी हुई थी भाई, हमारे समझदार लोग भी इन चीजों के अगेंस्ट आ गए थे कि भाई हमारे अगर कोई बैड कस्टम्स हैं, गलत रीति रिवाज है, तो आप कौन हमें बताने वाले, हमारे दादे परदादे करते आ रहे थे, हम भी करेंगे, वो चीज है। तो ऐसे कुछ रीजंस थे, सोशियो रिलीजियस रीजंस, जिसकी वजह से हम क्या कर गए थे, दुखी हो गए थे भाई अंग्रेजों से, और बाद में उसका गुस्सा फूट गया भाई। लिखना, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू interfere in the social customs. सेकेंड लिखना, ये वाला क्रिश्चियन मिशनरी वाला, क्रिश्चियन मिशनरी used to make fun of the Hindu and Muslim religion
मेक फन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो अंग्रेजों के 3 कारण थे भाई, कहीं भी जाने के 3 कारण थे, यानी कि राजस्थान में या इंडिया में आने के 3 कारण थे उनके। उसको बोलते हैं 3G, 4G, 5G, 6G नहीं, 3G। 3G के अंदर सबसे पहली चीज उनके आती थी वो था गॉड। भाई लोगों को बताना यार, असली गॉड है ईसा मसीह, आप क्या पूछ रहे हो इन सब चीजों को, ये सब बकवास है, फालतू हटाओ। गॉड के अलावा उनकी दूसरी चीज थी ग्लोरी, कि भाई पता चले हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या औकात है, हर जगह हमारा नाम हो, जाए उधर ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ऐसे करे सारे के सारे लोग। और तीसरा उनका मेन जो मुख्य मुद्दा था वो था गोल्ड, सोना। सोने की चिड़िया थे हम, हमारे पाखड़े उपाड़ उपाड़ के ले गए भाई अंग्रेज, क्या कर सकते हैं इस चीज का। तो गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ऐसी 3G कॉन्सेप्ट पे अंग्रेज कहां गए थे, किसी भी जगह पे गए थे। उनको क्या करना था, अपने गॉड का प्रचार प्रसार करना था, या फिर उनको अपनी ग्लोरी वो दिखानी थी सब लोगों को, देखो ऐसे होते हैं लोग, ऐसा होता है रुतबा। या फिर उनको क्या करना था, सोना लूटना था भाई लोगों से। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक रीजंस किस में आते हैं, सोशल रिलीजियस रीजंस के अंदर आते हैं। 7वां फिर एक और देख लेते हैं, बाकी एक लास्ट कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके अंदर लिखना लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां। एक सेकंड रुकना। हाँ तो भाई हम 7वां कारण देख रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली की क्या है ये, सहायक संधियां, है ना। तो सहायक संधियां क्या होती है, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधियां समझिए, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के साथ नहीं, 1818 के अंदर जो संधियां हुई थी ना, वो सारी की सारी पूरे देश के अंदर हर प्रिंसली स्टेट से करी थी इसने। क्यों करी थी, इसका यह था कि फलाने राजा जी के पास में जो भी सेना है वो किसके कंट्रोल में रहे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर रहे। ये सारी की सारी संधियां थी कि हम सारी की सारी सेना संभालेंगे, आपके विदेशी मामले संभालेंगे, आप तो बस बदले में इनको पाल लेना, इतनी सी बात थी। आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप करेंगे नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, आपके जो भी ना सक्सेशन रिलेटेड मैटर्स है उनके अंदर हम हस्तक्षेप करेंगे नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम आपकी सेना संभालेंगे, शासन आप करो। ये चीज क्या है, नेगेटिव साबित हुई, आपको पता ही है, वैसे मैंने आपको इतना बता दिया है, तभी मैं इसको लास्ट में बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि कितना सारा मतलब बोलते हैं ना उत्तराधिकार मामले, अभी जितने भी सारे के सारे लिखे थे ना, पॉलिटिकल कॉजेज, सामंत जो है वो नाराज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, सैन्य कारण जो थे, हमने मिलिट्री कॉजेज देखे थे, ये सारे के सारे इन सहायक संधियों की वजह से तो उत्पन्न हुए हैं। अगर सहायक संधियां नहीं होती तो सेना नहीं आती अंग्रेजों की, और ऐसी चीजें ना होती। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां 7वां पॉइंट बना के लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको पता ही है। फिर 8th पॉइंट एक और देख लेते हैं। 8th पॉइंट में आप लिखना द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हिंदी में इसको लिखना हड़प नीति, सॉरी हड़प नीति। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो जीजी था उसके, एक सेकंड बना भाई, जो लॉर्ड वेलेस्ली जो जीजी था ना, उसके बाद में एक नया जीजी बनता है वहां पे, डलहौजी। इस डलहौजी के नाम से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह भी है भाई, उसका नाम ही डलहौजी है, शहर का नाम ही डलहौजी है। तो ये डलहौजी जो है ये भी एक हड़प नीति लेके आता है। ये हड़प नीति क्या है, मान लेते हैं कि मैं राजा हूं, मेरे जीते जी मेरे कोई बेटा नहीं हुआ, मैं अब अगर मैं मर गया और मेरे कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी, ऐसा भी हुआ करता था, उस केस में क्या होगा कि आगे उत्तराधिकारी किसको बनाए। अंग्रेजों ने क्या कहा, ये डलहौजी ने क्या नीति दी, कोई राजा नहीं है, फालतू बातें नहीं, जिस दिन राजा अंतिम राजा मर गया उस दिन के बाद में से ही हटाओ, राजा वाजा कुछ नहीं, सारे के सारे चोचले हटाओ, ब्रिटिशर्स रखेंगे इस चीज को कंट्रोल में।
तो रखना कि पूरे के पूरे इंडिया पे ही राज है भाई अंग्रेजों का, तो चलेगी ना इसकी बात। तो एक तो ये चीज थी, ठीक है। या फिर अगर राजा ऐसे सोच ले कि मैं कोई दत्तक पुत्र रख लूं, किसी को गोद ले लूं, तो उस चीज के लिए भी मतलब एक मानो रानी की जो झांसी रानी जो थी ना, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उसके साथ में यही तो हुआ था। उसके खुद के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वो एक पुत्र जो है गोद लेकर क्या करना चाहती थी, अपने वंश को बढ़ाना चाहती थी, अपने राजपाट को बढ़ाना चाहती थी। अंग्रेजों ने मना कर दिया, अंग्रेजों ने मना किया। ये डलहौजी वाली जो हड़प नीति थी, उसके तहत ये सारी की सारी चीजें किसके कंट्रोल में आ जाएंगी, वो पूरा का पूरा राजपाट जो है वो अंग्रेजों का हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं जयपुर रियासत है, उसके अंदर जो राजा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो सारा का सारा राजपाट किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जाएगा। ये सारी की सारी क्या है, डलहौजी की हड़प नीति या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स लिखना। इन 1848 1848 में दी थी इसने ना, इन 1848 it was given by Dalhousie, it was given by the Governor General of India Dalhousie, the Governor General of India Dalhousie, डलहौजी। इसका एक नाम और है भाई, व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत। according to this if a king dies and he does not have a successor, then his empire will be included in the British Empire, will be included in the British Empire। ठीक है, अगर कोई गोद लेना चाहता है तो भी नहीं लेने दे सकते। दूसरा एक उनके पास में एक तरीका और था कि अगर कोई राजा है उसने कोई मिसकंडक्ट कर दिया, एक सेकंड, अगर किसी राजा ने मिसकंडक्ट कर दिया है ना, मिसकंडक्ट क्या होता है कि कोई मतलब सरकार ढंग से नहीं चला रहा, राज्य ढंग से नहीं चला रहा, मिस गवर्नेंस कह दो भाई, मिस गवर्नेंस कर दी, तो ऐसे राजा से भी राज्य छीन लिया जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, अवध जो है लखनऊ के अंदर, वहां का एक राजा था वाजिद अली शाह। अंग्रेज इससे दुखी थे, अंग्रेज क्या इससे इसके लोग भी दुखी थे। क्यों थे, क्योंकि इस राजा को अपने काम कोई भी करने होते नहीं थे, खुद के काम ही नहीं कर रहा, तो ये राजपाट तो क्या ही संभालेगा। इसको जूते की लेस नहीं बांधनी आती थी, ये जूते की लेस के लिए इतना ज्यादा मजबूर हो जाता था, नहा धो के बढ़िया जूते पहन लिए। अब भाई साहब जब तक जूते की लेस बांधने वाला नहीं आए तब तक राजा जी बाहर नहीं आए। तो हुआ भी ये था कि अंग्रेजों ने क्या किया, डलहौजी की ये जो नीति थी ना, हड़प नीति, उसके तहत के काम का राजा ने इसको हटाओ रे यहाँ से, है ना। तो अवध का ये राजा था और इसको हटा दिया वहां से। किस रीजन के, ये मिस गवर्नेंस करता था। जब इसको पकड़ने आए थे अंग्रेज तब ये भागा नहीं, सारे के सारे लोग भाग गए। अब भागा नहीं तो इसको जब पकड़ा तो अंग्रेजों ने पूछा भाई साहब आप क्यों नहीं भागे, सारे के सारे आपके लोग भागे, एक नहीं दिख रहा, चूहा भी नहीं दिख रहा, आपके घर में मकड़ी भी नहीं दिख रही, सब चले गए। तो बोलता है मेरे जूते की लेस खुली है, जूते की लेस बांध दो एक बार, 5 मिनट का मौका दो, इतनी दूर भागूंगा आपको मिलूंगा नहीं कहीं पे। तो ऐसा तो ये राजा था। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। अगर मिस गवर्नेंस करोगे तो सेकंड पॉइंट लिखना, इफ अ किंग executes misgovernance, then also his empire will be included in the British Empire, his empire will be included in the British Empire। ठीक है, हिंदी वाले लिखना भाई। अब 1848 ईस्वी में डलहौजी भारत का नया गवर्नर जनरल बना, जिसने यह व्यपगत का सिद्धांत दिया था, व्यपगत सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार अगर किसी राजा का जीवित उत्तराधिकारी न है, अगर किसी राजा का जीवित उत्तराधिकारी नहीं है तथा उसके द्वारा शासन में कुप्रबंध आया है, कुप्रबंध, उसके द्वारा
शासन में कुप्रबंध आया है तो उसका साम्राज्य छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो भाई ये सारे के सारे कुछ एक कारण है। इसके अलावा एक इमीडिएट कारण और है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखना अपना खुद का। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। एक बार के लिए हल्का सा मैं आपको दिखा दूं हमने क्या देखा आज, देख लो। इकोनॉमिक रीजन से स्टार्ट करा था भाई, कौन से ऐसे कारण है जिससे हमें आर्थिक नुकसान हुआ और हम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, वो चीजें देखी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, सामंतों के साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ कि इसकी वजह से सामंतों ने कर दिया। सैनिकों के साथ ऐसा क्या हुआ था, सैनिकों ने कर दिया। लिटरेरी कॉजेज ऐसे कौन से थे जिसकी वजह से हम इतने इंस्पायर हो गए, मोटिवेटेड हो गए कि हमने रिवोल्ट कर दिया। सोशल रिलीजियस कारण ऐसे कौन से थे जिसकी वजह से हमने धार्मिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से हम उनसे गुस्सा हो गए थे, वो चीज देख ली। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां थी, सहायक संधियां ही नहीं होती तो काम नहीं होता। या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स, या फिर हड़प नीति, या फिर व्यपगत सिद्धांत किसका है, डलहौजी का। ये सारी की सारी चीजें हमने आज वाली क्लास के अंदर कवर करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मंगल पांडे वाला इंसिडेंस, जिसके बाद में हम 1857 की क्रांति का बिगुल बजा देंगे भाई इस क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं।